अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोड 3604 के चैप्टर नंबर 1 को। और इस चैप्टर नंबर 1 में हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कॉग्निशन के बारे में, जो आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पियाजेट की जो थ्योरी है कॉग्निशन की, वो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके तकरीबन हर पास्ट पेपर में ही उसमें से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए आपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। असेसमेंट का मतलब होता है टेस्ट करना, असेस करना, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना। और कॉग्निटिव स्किल्स हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम किस तरह से चिल्ड्रंस की कॉग्निटिव स्किल्स, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं और पता कैसे कर सकते हैं कि कौन से बच्चे की मेंटल एबिलिटी किस लेवल तक है। और इसी तरह से डिफरेंट कॉग्निशन की जो टर्म्स हैं उनके हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड से। डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन, डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट स्लाइड्स हैं, हर जगह पे आपको डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन बताती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इट इज़ बेसिकली योर थिंकिंग स्किल। आपने इस बात को याद रखना है कि कॉग्निशन का मतलब आपकी थिंकिंग स्किल है। हर वो चीज़ जो हमारा ब्रेन कर रहा है हमारे लर्निंग के दौरान, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान, या हम कोई लेसन लर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसके दौरान हमारा ब्रेन जो भी काम कर रहा है उसको हम लोग कॉग्निशन कहते हैं। और यहाँ पे भी एक इजी से डिफाइन लिखी हुई है, आप इसको भी कर सकते हैं कि हमारे ब्रेन के वो प्रोसेसेस जिससे हमारा ब्रेन जो है चीज़ों को रिमेंबर करता है, सोचता है, एक्ट करता है, फील करता है इमोशंस को। जितने भी प्रोसेसेस हमारे ब्रेन में हो रहे होते हैं उन सबको हम लोग कलेक्टिवली कॉग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिस पूरे प्रोसेस के ज़रिए से हमारा ब्रेन डिफरेंट फंक्शंस करता है। एक पूरा एक स्पेसिफिक वे जिसको हम यूज़ करते हैं अपने ब्रेन के टूल्स को यूज़ करने के लिए। और हमारे ब्रेन के टूल्स क्या क्या काम करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी है, हमारी लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है, हमारा ब्रेन अटेंटिव होता है, कोई भी परसेप्शन है, ये सारी की सारी हमारी ब्रेन की टूल्स हैं। और इन टूल्स को यूज़ करने का एक जो स्पेसिफिक वे है उसको हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस कहेंगे। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हमारा थिंकिंग स्टफ है या ब्रेन की जो वर्किंग एबिलिटी है वो टेक प्लेस कर रही है। सो आई होप सो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे और डिफाइन दी हुई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट, जाहिर है वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम लोग नई नई एबिलिटीज़ लर्न करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो हम उससे हमारा ब्रेन डेवलप होगा, उसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे, उसके रिस्पॉन्सेज फास्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेन की ग्रोथ का, इसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। आपको कहीं से भी कोई इजी मिलती है वो भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पे लिखी हुई है आप ये वाली भी कर सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा है। हमारी थॉट्स जैसे एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बढ़ती हैं, हमारी मेमोरी इंक्रीज़ करती है, हमारी नॉलेज इंक्रीज़ करती है, हमारा IQ, हमारी लैंग्वेज, जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं वैसे वैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती रहती है और हमारा ब्रेन डेवलप करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कॉग्निशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मेन यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इनके बारे में ही पढ़ते हैं। हमारे मेंटल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं उनका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे कॉग्निशन के कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन का जो कंपोनेंट है ये क्या है? ये हमारे ब्रेन की वो वाली एबिलिटी है जिसके ज़रिए से वो फोकस करता है, किसी भी इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स एक तरह से करता है अटेंटिव होके। तो ये हमारा कंपोनेंट है कॉग्निशन का। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है मेमोरी। मेमोरी भी हमारे ब्रेन का ऐसा प्रोसेस है जिससे वो चीज़ों को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है। फिर आगे मेमोरी की भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो ये ब्रेन की स्टोर करने की इंफॉर्मेशन हैं, ये भी कॉग्निशन का कंपोनेंट है। नेक्स्ट लैंग्वेज आता है। हमारा कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अगर आपने कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा,
और इस प्लेलिस्ट में भी वो वाला चैप्टर है यही कोड 3604 का, तो आपने वो वीडियो भी जाके लाजमी देखनी है। उसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसमें हमारे साउंड्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, ग्रामर, सिंटैक्स। कम्युनिकेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है और ये हमारे ब्रेन की एबिलिटी है, हमारे कॉग्निशन का एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। परसेप्शन हम लोग बेसिकली कॉन्शियसनेस को कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस वगैरह को। तो हमारे कॉग्निशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो परसेप्शन। जैसा कि हम लोग डिफरेंट तरह के जो सेंसेस है उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं, हेयरिंग की, टच करने की, देखने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की। तो ये जब इंटरप्रेट होती हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में परसेप्शंस लाती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉग्निशन का, जो हमारी डेली लाइफ में हर जगह पे यूज़ हो रहा है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग है, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निशन आते हैं। और ये वाला टॉपिक इतना कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो मेन टॉपिक है हम उनके ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे जो आपके पास्ट पेपर्स में आते रहते हैं। हम लोग जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फंक्शंस ऑफ कॉग्निटिव असेसमेंट क्या है? कॉग्निटिव असेसमेंट के फंक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके आगे एक स्पेशल बच्चा बैठा है या कोई नॉर्मल बच्चा बैठा है। अब आपने उसको असेस करना है, उसकी कॉग्निशन को असेस करना है। तो हम उससे डिफरेंट तरह के टेस्ट ले सकते हैं असेसमेंट करने के लिए। और उसके अलावा हम उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे, उसकी इमोशनल रेगुलेशंस करेंगे, उसकी लिमिटेशंस, काज एंड इफेक्ट एसोसिएशन। ये सब चीज़ें बहुत इजी हैं। जो मेन चीज़ है जहाँ पे वो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम पता करते हैं कि जो बच्चा है उसकी मेंटल एबिलिटीज़ किस तरह की हैं, उसकी कॉग्निशन को टेस्ट हम कैसे करते हैं। हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, शॉर्ट इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू वगैरह। इसके लिए डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। कोई भी स्पेशल एजुकेशन का टीचर है वो भी बच्चे को असेस करने के लिए डिफरेंट तरीके आजमाएगा। ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर भी और उसकी जो मेंटल डिसेबिलिटी की स्टेज है उसके ऊपर भी। यहाँ पे कुछ और असेसमेंट्स दी हुई हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और दूसरा इनफॉर्मल टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो मोस्टली उन बच्चों के किए जाते हैं जिनमें जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मतलब या तो माइल्ड टेस्ट के हों या नॉर्मल बच्चे हों। और यूजुअली साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये वाले टेस्ट जो है टेक करते हैं बच्चों से। इसमें डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। IQ टेस्ट जैसे कि आ जाता है। इन टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट हो सकते हैं, उसके बच्चे की नॉलेज के बारे में टेस्ट किया जाता है। और IQ की कुछ स्केल्स भी हैं, उनमें से स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस स्केल के ज़रिए से हम लोग डिफरेंट टेस्ट के ज़रिए से पता चलाते हैं कि बच्चे का IQ लेवल कितना है, उसकी कॉग्निशन को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह अचीवमेंट टेस्ट आ जाते हैं। ये वाले टेस्ट यूजुअली यूज़ किए जाते हैं बच्चे की स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, उसकी मैथ की स्किल, उसकी राइटिंग, उसकी रीडिंग स्किल्स को मेजर करने के लिए इन टेस्ट को यूज़ किया जाता है। फिर आता है न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट। ये वाले टेस्ट यूजुअली बच्चे को असेस करते हैं, उसकी मेमोरी को, उसकी अटेंशन, उसकी लैंग्वेज, उसकी बॉडी की बाकी फंक्शनिंग वगैरह को। अब हम लोग ने स्पेशल बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ी हुई हैं और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट हम लोग ने पढ़ी हुई है ADHD डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। तो जो इस तरह की डिजीज़ होती हैं, इस तरह की डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट इनफॉर्मल टेस्ट आ जाते हैं। इनमें क्लिनिकल इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन टास्क, सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चनर्स वगैरह, बच्चे को आमने सामने बिठा के उससे क्वेश्चन वगैरह हम करते हैं। तो ये वाला पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग किस तरह से असेसमेंट करते हैं कॉग्निशन की, उसमें आप इन टेस्ट को डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यहाँ पे 2-3 बताई गई हैं और हम कुछ और एक्स्ट्रा भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो विजुअल लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो कि चीज़ों को देख के की जाती है। फॉर एग्जांपल, डायग्राम्स, चार्ट्स या पिक्चर्स वगैरह को देख के जो बच्चे चीज़ें लर्न करें वो विजुअल लर्निंग हो गई। उसके बाद ऑडिटरी लर्निंग। ऑडिटरी मतलब आपकी सुनने से जो रिलेटेड है, जैसे कि लेक्चर्स होते हैं, कोई ब्रॉडकास्ट है, डिस्कशंस वगैरह, ये ऑडिटरी लर्निंग में आ जाता है। और थर्ड पे टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्निंग यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हैंड ऑन लर्नर्स, हैंड ऑन हैंड लर्निंग जो कि खुद चीज़ें करके बच्चों को दिखाई जाती हैं, या एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट वगैरह जो करते हैं हम फिर बच्चों से परफॉर्म कराते हैं। तो उससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता जो हम पहले खुद बच्चे को करके दिखाएं फिर उससे परफॉर्म कराएं।
वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वो वाली लर्निंग रहती है। इसके अलावा आप इसमें रीडिंग या राइटिंग लर्निंग भी कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, पियाजे थ्योरी ऑफ लर्निंग। पियाजे की एक थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये तकरीबन आपके हर पास पेपर में आई हुई है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ही फोकस करेंगे और यह इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो जीन पियाजे था, एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने थ्योरी को प्रपोज किया था, जिसमें उसने ये बताया था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपनी एज के हर एज के साथ साथ उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और इसने उनकी 4 स्टेजेस को डिफाइन किया था और 4 स्टेजेस का बताया था कि किस स्टेज में बच्चे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट पे आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इनको हम लोग बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बच्चे की बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक रहती है। इस स्टेज में बच्चे क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। पहले तो वो अपनी सेंसेस को यूज़ करना सीखते हैं और अपनी बॉडी में डिफरेंट मोटर एक्शंस जो हैं वो सीखते हैं। उनकी जो मोटर स्किल्स है, बेसिक मोटर स्किल्स वो डेवलप होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स स्टार्ट में डेवलप होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइन मोटर स्किल्स की तरफ आते हैं। वो बच्चे चीज़ों को टच करके, उनको सक करके, उनको मुंह में डाल के वो उनको एक्सप्लोर करते हैं और ऑब्जेक्ट्स की जो पहचान होती है वो सीखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनकी कॉग्निशन में आ जाती हैं। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से लेकर 7 साल की जो एज होती है वो बच्चे की एज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। इस एज के अंदर बच्चे जो है वो लैंग्वेज को जो है ना स्टार्ट कर देते हैं बोलना। वो डिफरेंट चीज़ों के नाम रख देते हैं, डिफरेंट सैम्बल्स वो लेते हैं, मतलब वो अपनी बात को समझाना सीख लेते हैं दूसरों को। इनमें सैम्बल जो लैंग्वेज जो है ना वो मेन यहाँ पे पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि 2 से 7 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी होती है कि वो अपनी बात को समझा सकें। उसके अलावा वो इमेजेस वगैरह को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो थोड़ी थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग भी कर लेते हैं, लेकिन वो किसी और के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देख सकते होते, अभी उनका अपना ही नज़रिया होता है। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल की एज के दरमियान होती है। इस एज में जो बच्चे होते हैं उनमें थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है, वो लॉजिकली थिंकिंग कर सकते होते हैं। इसके अलावा उनमें डिफरेंट तरह के मेंटल जो ऑपरेशंस होते हैं, मेंटल एबिलिटीज़ उनमें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चीज़ों को की क्लासिफिकेशन कर सकते होते हैं, सॉर्टिंग आउट, डिफरेंट चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ को वो चूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सीरिएशन, मतलब चीज़ों को वो ऑर्डर कर लेते हैं, एक प्रॉपर कन्वर्सेशन कर लेते हैं, उनको बोलना आ चुका होता है। तो यहाँ तक उनका इतना स्टेज, इतनी इतनी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी होती है। और लास्ट हमारे पास आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स और उससे ऊपर की एज होती है, जिसमें एडोलेसेंस आती है, एडल्ट्स और उनकी चीज़ें आ जाती हैं उनमें। वो थ्योरेटिकली और एकेडमिकल या कंसेप्चुअल तरीके से सोच सकते होते हैं। हाइपोथेटिकली का मतलब यही है कि कंसेप्चुअल चीज़ें प्रपोज कर सकते हैं, उनमें एकेडमिकली इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी होती है उनकी मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर कि वो खुद से सोच सकते होते हैं, उनके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव के साथ कोई भी रीजनिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है इसके अंदर। और पियाजे की थ्योरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमें बताती है कि किस तरह से बच्चे डेवलप करते हैं और किस तरह से लर्न करते हैं। उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है उनके हर एज ग्रुप के साथ साथ ही, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस बताए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपकी जो लर्निंग होती है वो इन्हांस होती है। पॉइंट 1 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इन्हांस लर्निंग। जितनी ज़्यादा डेवलप्ड कॉग्निटिव स्किल्स होंगी, आपकी मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी उतनी ज़्यादा ही अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल लर्निंग स्टूडेंट्स कर सकेंगे। उसके अलावा आप इसमें यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती है। जो बच्चे होते हैं वो सिचुएशन को जल्दी एनालाइज कर लेते हैं, आप उनके सॉल्यूशंस को जल्दी निकाल लेते हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग करने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा आप इसमें अगला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी। जिन बच्चों में ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होती है उनमें अडेप्टेशन ज़्यादा होती है, वो नई नई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा जल्दी से पिक कर लेते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी लर्निंग के अंदर।
उसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन स्किल्स का। जितनी ज़्यादा बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी उतनी ज़्यादा उसकी लैंग्वेज प्रोसेस करने की एबिलिटी होगी, उसमें सोशल अवेयरनेस उतनी ज़्यादा होगी, तो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स की डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी और लैंग्वेज वो भी डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज़ाहिर है उसकी एबिलिटीज़ की बेस पे कॉन्फिडेंस होगा। जब वो चीज़ों को जल्दी लर्न करना सीख जाएगा, प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना सीख जाएगा और ज़्यादा क्रिटिकली थिंकिंग स्टार्ट कर देगा, तो वो सोसाइटी में उसको एक रिस्पेक्ट देगा और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी तरह उसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग कॉग्निटिव हेल्थ। जिस तरह हमारी बॉडी की हेल्थ ज़रूरी होती है, इस तरह हमारे ब्रेन की हेल्थ भी ज़रूरी होती है। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, इनको परफॉर्म करने से कॉग्निटिव स्किल्स की डेवलपमेंट होती है और हमारा माइंड ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।